हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग से मोशंस ऑफ वीविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही बेसिक टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को बेसिक क्लियर नहीं हो पाता, जिसके कारण वो आगे जो यही मोशंस डिटेल में जब उन्हें पढ़ने पड़ते हैं तो उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशंस ऑफ वीविंग, जिसके अंदर प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और ऑक्सिलरी मोशन, इन सभी मोशंस के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि एक मोशन कैसे होते हैं और इनका क्या काम होता है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीविंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए। वीविंग प्रोसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। वीविंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोशंस ऑफ वीविंग। यानी जब हम वार्प और वेफ्ट को इंटरलेस करते हैं वीविंग के डिफरेंट मोशंस की हेल्प से, तब जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। वार्प जो वर्टिकल यार्न होते हैं या जो सेल्वेज के पैरेलल जो धागे होते हैं उन्हें वार्प कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल यार्न होते हैं उन्हें वेफ्ट कहा जाता है। तो जो यार्न सेल्वेज के पैरेलल होते हैं, फैब्रिक के अंदर जो किनारा होता है उसे सेल्वेज कहा जाता है, और उसके पैरेलल जो धागे होते हैं उन्हें कहा जाता है वार्प। और जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं, मान लीजिए ये सेल्वेज है, ये फैब्रिक का किनारा है जिसपे कंपनी का लोगो होता है, रेमंड है या जो भी कंपनी है उसका लोगो होता है, उसे सेल्वेज कहा जाता है। उसके जो पैरेलल धागे हैं वो वार्प होते हैं और जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं वो वेफ्ट होते हैं। जब हम वार्प और वेफ्ट को आपस में इंटरलेस करते हैं, इंटरलेसमेंट करते हैं उनकी, तब उस प्रोसेस को वीविंग प्रोसेस कहा जाता है। इस वीविंग प्रोसेस को करने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है। उस मशीन को कहा जाता है लूम। वीविंग करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है लूम। लूम कई टाइप की हो सकती है, पावर लूम, हैंडलूम। पावर लूम, हैंडलूम। पावर लूम वो लूम होती है या वो मशीन होती है जिसके अंदर हम फैब्रिक बनाने के लिए पावर का यूज करते हैं, वीविंग मोशंस को करने के लिए पावर का यूज करते हैं। हैंडलूम वो लूम होती है जिसके अंदर हम अलग अलग मोशंस को करने के लिए हाथों का और पैरों का यूज करते हैं। मशीन को चलाने के लिए, डिफरेंट मोशंस को करने के लिए हाथों या पैरों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हैं। जो पहले लूम यूज की जाती थी उसे हैंडलूम बोला जाता था। उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद जो लूम यूज की गई जिसके इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है जिसमें, उसे पावर लूम कहते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे पावर लूम के अंदर भी शटल लूम है, शटललेस लूम है। तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि शटल लूम क्या होती है और शटललेस लूम क्या होती है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि वीविंग करने के लिए हमें जो मशीन चाहिए उसको क्या कहते हैं, उसको हम लूम कहते हैं। अब किसी भी लूम के अंदर, क्योंकि ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको वीविंग मोशंस को समझने के लिए जिनकी नॉलेज होना जरूरी है, तो लूम के अंदर हमें कुछ मोशंस कैरी आउट करने पड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है वीविंग मोशन या मोशंस ऑफ वीविंग। तो ये कौन कौन से मोशन होते हैं? ये तीन टाइप के मोशन होते हैं। वीविंग में तीन टाइप के मोशन होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी मोशंस, उसके बाद दूसरे हैं सेकेंडरी मोशंस, और उसके बाद तीसरे हैं ऑक्सिलियरी मोशंस। तो वीविंग में तीन टाइप के मोशन होते हैं, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलियरी मोशन। अब इन तीनों मोशंस के भी तीन अलग अलग पार्ट हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मोशंस की। तो प्राइमरी मोशन वो मोशन होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल मोशन होते हैं, सबसे जरूरी मोशन होते हैं, जिसके बिना वीविंग करना इम्पॉसिबल है। अगर प्राइमरी मोशन नहीं है
तो हम वीविंग नहीं कर सकते, वीविंग इज इम्पॉसिबल। तो हमें अगर वीविंग करनी है तो प्राइमरी मोशन होना जरूरी है। सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलरी मोशन उस मोशंस को हेल्प करते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी मोशन नहीं होंगे तो फैब्रिक हम नहीं बना सकते, वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट हम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन सबसे इंपॉर्टेंट मोशन होते हैं और सबसे जरूरी मोशन होते हैं। विदाउट दीज मोशन वीविंग इज इम्पॉसिबल। ये 3 प्राइमरी मोशन होते हैं। सबसे पहला है शेडिंग, दूसरा है पिकिंग और तीसरा है बीटन। प्राइमरी मोशन 3 होते हैं, शेडिंग, पिकिंग, बीटन। शेडिंग मोशन की अगर हम बात करें तो शेडिंग क्या होता है? शेडिंग, हर एक मोशन अपने नाम से ही उसके बारे में बता रहा है। शेडिंग, शेड, जो एक शेड क्रिएट करती है। जब हम वीविंग करते हैं तो हमें वार्प यार्न्स को, वार्प यार्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्वेज के पैरेलल होते हैं वो वार्प यार्न्स होते हैं। तो लूम का एक मैं डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि लूम का डायग्राम या लूम में कैसे काम होता है। तो ये लूम का एक साइड व्यू डायग्राम है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिखाए हैं। ये बैक बीम है या वीवर्स बीम जिसके अंदर वार्प यार्न होते हैं। इसको बैक बीम या वीवर्स बीम बोलते हैं जिसके अंदर वार्प यार्न होते हैं। उसके बाद ये बैक रेस्ट है जो वार्प यार्न्स को गाइड करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद लीज रोड्स हैं जो वार्प यार्न्स को सेपरेट रख के उनके अंदर फ्रिक्शन को कम करने में और उनको सेपरेट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये शेड है, इसको बोलते हैं शेड। जब हम वार्प यार्न्स को 2 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, जो पीछे से वार्प यार्न आ रहे हैं वो सारे ऐसे, ये मान लीजिए वार्प यार्न है जो बैक बीम से आ रहे हैं। इस तरफ से अगर आप देखें तो ये सारे वार्प यार्न इस तरह से आगे आ रहे हैं वीविंग एरिया के अंदर। और जब इन वार्प यार्न्स को हम 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक बॉटम लेयर और एक टॉप लेयर, आधे वार्प यार्न टॉप लेयर में चले गए, आधे वार्प यार्न बॉटम लेयर में चले गए। हमने इनको 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया और एक शेड बना दिया। ये एक टनल टाइप स्ट्रक्चर बना दिया जिसे शेडिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब हम वार्प यार्न्स को 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है शेडिंग प्रोसेस। ये शेड बनाने के लिए हमें हील्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ती है। ये जो मैंने 2 चीजें दिखाई हैं ये है हील्ड शाफ्ट, जो आधे वार्प यार्न्स को एक हील्ड शाफ्ट नीचे लेके जा रही है, आधे वार्प यार्न्स को दूसरी हील्ड शाफ्ट ऊपर लेके जा रही है, जिसके कारण शेड बनता है। तो शेडिंग करने के लिए हमें हील्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ती है 2 लेयर्स में डिवाइड करने के लिए। तो पहला मोशन है शेडिंग, द प्रोसेस इन विच द वार्प यार्न्स coming from the warp beam are divided into 2 layers by the help of heel shaft is called as shedding process। तो ये पहला मोशन है शेडिंग का। उसके बाद दूसरे मोशन का नाम है पिकिंग मोशन। प्राइमरी मोशन में दूसरा मोशन है पिकिंग। इसके अंदर पहला वर्ड है पिक। पिक बोलते हैं हम वेफ्ट यार्न को। वार्प यार्न जो सेल्वेज के पैरेलल होते हैं, वेफ्ट यार्न जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। किसी भी वीविंग से बने हुए कपड़े के अंदर 2 धागे होते हैं, एक वार्प और दूसरा वेफ्ट। वेफ्ट का ही दूसरा नाम है पिक। पिकिंग, जिसके अंदर हम पिक को फैब्रिक के अंदर पिक को हम वीविंग मोशन के अंदर वार्प के साथ इंटरलेसमेंट करते हैं। तो पिकिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी व्हीकल की हेल्प से वेफ्ट यार्न को एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स तक पहुंचाया जाता है शेड के अंदर से। सबसे पहले हमने शेड बनाया, उस शेड के अंदर से जब शटल वेफ्ट यार्न को एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है पिकिंग। हमने वेफ्ट यार्न को एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स तक शटल की हेल्प से इंसर्ट कर दिया ताकि इंटरलेसमेंट हो सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकिंग मोशन।
तो ये दूसरा मोशन था प्राइमरी मोशन में, दूसरा पिकिंग मोशन। अब ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शटल है। अब बात करते हैं थर्ड मोशन की, जो है बीटअप मोशन। हमने पहले शेड बनाया, उसके बाद पिकिंग की, उसके बाद बीटअप। बीट करना, पीटना मतलब। तो जो हमने वेफ्ट यार्न इंसर्ट किया है, अब उसे हमें बीट करना है ताकि वो जो वार्प और वेफ्ट इंटरलेस हुए हैं वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। अब तक हमारा फैब्रिक नहीं बना है। हमने वार्प यार्न, जैसे ये हमारे वार्प यार्न थे, इसके अंदर हमने वेफ्ट यार्न को इंसर्ट कर दिया। अब उसे हम बीट करेंगे क्लोथ फेल पॉइंट तक, जहां तक ये जो लाइन मैंने लगाई है, इस लाइन को बोलते हैं क्लोथ फेल पोजीशन। इससे आगे फैब्रिक बनता है, इससे पहले वार्प और वेफ्ट होते हैं। तो जब हम लास्ट इंसर्टेड वेफ्ट यार्न को क्लोथ फेल पोजीशन तक बीट कर देते हैं रीड की हेल्प से, तब उस मोशन को कहा जाता है बीटअप मोशन। द मोशन इन विच द लास्ट इंसर्टेड पिक ऑफ वेफ्ट इज बीट अप टू द क्लोथ फेल पोजीशन इज कॉल्ड एज बीटअप मोशन। बीटअप मोशन करने के लिए हमें रीड की जरूरत पड़ती है। ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं रीड। रीड एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा आपने कंगा देखा होगा अपने घर में, हमारे घर पे जो कंगा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। रीड भी बिल्कुल ऐसी होती है, सिर्फ कंगे के अंदर एक पार्ट ओपन होता है, रीड के अंदर दोनों पार्ट क्लोज्ड होते हैं। इस रीड के अंदर से वार्प यार्न पास किए जाते हैं। ये रीड यहां पर लगी होती है और इसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करते हैं, जिसके कारण जो हमने वेफ्ट का यार्न इंसर्ट किया है वो बीटअप हो जाता है और हमारा फैब्रिक बन जाता है। इसलिए ये तीनों मोशन इंपॉर्टेंट मोशन कहे गए हैं प्राइमरी मोशन में, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप। शेडिंग में हमने शेड बनाया। शेड क्यों बनाया? ताकि उसके अंदर से शटल जा सके। शटल जब अंदर से चली गई तो उसको हमने नाम दिया पिकिंग, यानी हमने पिक को डाल दिया है वार्प के अंदर। पिक डालने के बाद हमने बीटअप किया। बीटअप इसलिए किया ताकि फैब्रिक बन सके। तो जो बीटअप किया उसको बोलते हैं हम बीटअप मोशन। तो शेडिंग, पिकिंग, बीटअप, ये तीनों मोशन यहाँ पर इस एरिया के अंदर होते हैं और यहाँ पर हमारा वार्प होता है और यहाँ पर हमें फैब्रिक बन के मिल जाता है। तो ये तीन मोशन होते हैं प्राइमरी मोशंस के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंडरी मोशंस की। तो सेकेंडरी मोशंस यानी जो दूसरे नंबर पे आते हैं, प्राइमरी जो फर्स्ट नंबर पे, सेकेंडरी जो सेकंड नंबर पे। इसके अंदर दो मोशन होते हैं, टेकअप मोशन और लेट ऑफ मोशन। ये मोशन प्राइमरी मोशंस को कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब वीविंग को कंटिन्यूअस बनाने में सेकेंडरी मोशन हेल्प करते हैं। अगर सेकेंडरी मोशन ना हो तो हमें वीविंग रुक रुक के करनी पड़ती है, जैसा कि हैंडलूम में होता है। पहले हमें वार्प यार्न को रिलीज करना पड़ता है, फिर हम वीविंग करते हैं, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप। उसके बाद रोक के टेकअप मोशन को क्लॉथ रोलर वाइंड करना पड़ता है, क्लॉथ को वाइंड करना पड़ता है। तो वीविंग में कंटिन्यूटी नहीं होती, एक बार लेट ऑफ मोशन करना पड़ता है, फिर वीविंग, फिर टेकअप। तो ये रुक रुक के काम होता है उसके अंदर। लेकिन अगर टेकअप और लेट ऑफ मोशन कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं तो हमारी वीविंग भी कंटिन्यूअस हो सकती है, हमारा काम बीच बीच में रुकेगा नहीं। तो ये मोशन कैसे हेल्प करते हैं प्राइमरी मोशंस को, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लेट ऑफ मोशन की। सेकेंडरी मोशन में पहले लेट ऑफ मोशन। लेट ऑफ का मतलब होता है रिलीज करना, छोड़ना। तो वीवर्स बीम के अंदर वार्प यार्न है, हमें वीविंग करने के लिए वार्प की जरूरत पड़ती है। अगर वार्प यार्न नहीं मिलेंगे तो वेफ्ट उसके साथ इंटरलेस नहीं हो पाएगा। तो वो मोशन जिसके अंदर हम वीवर्स बीम से वार्प यार्न को रिलीज करते हैं वीविंग एरिया के अंदर, उस मोशन को लेट ऑफ मोशन कहा जाता है। The motion in which the warp yarns are released from the weaver's beam so that weaving can take place is called as let off motion. हमने वार्प यार्न में से हमने वीवर्स बीम में से वार्प यार्न्स को रिलीज किया है ताकि वीविंग हो सके। लेट ऑफ किया है, इसलिए इस मोशन को बोला जाता है लेट ऑफ मोशन।
अब बात करते हैं दूसरे सेकेंडरी मोशन की, जो है टेकअप मोशन। टेकअप का मतलब लेना। तो इन्होंने यहां से वार्प यार्न को रिलीज किया, शेडिंग हुई, पिकिंग हुई, बीटअप हुई, फैब्रिक बन गया। अब जो बना हुआ फैब्रिक है उसे हमें लेना है और उसे बाउंड करना है टेकअप रोलर के ऊपर। टेकअप रोलर के ऊपर जो बना हुआ फैब्रिक है, जो बना हुआ क्लॉथ है, उसे बाउंड करना है। तो उस मोशन को बोलते हैं टेकअप मोशन। द मोशन इन विच द वोवन फैब्रिक इज बाउंड ऑन टू द क्लॉथ रोलर पिक बाय पिक इज कॉल्ड एज टेकअप मोशन। वो मोशन जिसके अंदर वीविंग से बना हुआ फैब्रिक पिक बाय पिक बाइंड किया जाता है या बाउंड किया जाता है क्लॉथ रोलर के ऊपर, उस मोशन को टेकअप मोशन कहा जाता है। तो हमने बात की प्राइमरी मोशन की, सेकेंडरी मोशन की, कि कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे वार्प यार्न रिलीज होते हैं और कैसे उस बने हुए फैब्रिक को बाइंड किया जाता है। अब मेन बात जो नोट करने वाली बात यह है कि टेकअप मोशन और लेट ऑफ मोशन दोनों साथ साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। दोनों के अंदर तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो हमारा वीविंग खराब हो सकती है। हमारी वीविंग की प्रोसेस वो कैसे हो सकती है, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि अगर यहां से वार्प यार्न रिलीज ना हो और वीविंग का प्रोसेस चलता रहे तो वार्प यार्न टूट सकते हैं, वीविंग नहीं होगी, फैब्रिक नहीं बनेगा, टेकअप रोलर अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है। आपने ये सबने ये चीज देखी होगी कि जो कैसेट, ऑडियो कैसेट जो पहले यूज होती थी टेप रिकॉर्डर के अंदर, उसके अंदर दो फिरकी होती थी। एक के अंदर से टेप निकलती थी और दूसरे के अंदर वाइंड हो जाती थी। और यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट, टेप रिकॉर्डर का वो जो इंस्ट्रूमेंट होता था, वो उसके टच होने की वजह से म्यूजिक बजता। लेकिन अगर इन केस यहां पर ये टेप रिलीज ना हो और यहां से ये घूमती रहे दूसरी फिरकी, दूसरा रोलर अगर घूमता रहे, तो क्या होता था, हमारी जो कैसेट की टेप थी वो टूट जाती थी खिंचाव होने की वजह से। या दूसरे केस में क्या होता था कि ये फिरकी काम नहीं कर रही है, ये फिरकी घूम नहीं रही है, लेकिन ये घूम घूम के टेप को रिलीज करती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता था, टेप उसके अंदर अटक जाती थी। हमारी जो टेप है वो उसके अंदर फंस जाती थी, फिर हम कैसेट को निकाल के उसे दोबारा बाइंड करते थे। तो इसमें क्या होता था कि दोनों को साथ साथ काम करना पड़ता था। जितना टेप यहां से रिलीज हो रहा है उतना टेप इसको बाइंड करना पड़ता था, नहीं तो टेप सही ढंग से काम, टेप रिकॉर्डर सही ढंग से काम नहीं करता। अगर ज्यादा छोड़ दिया तो यहाँ पे कैसेट फंस जाती थी, कम छोड़ा तो हमारी कैसेट टूट जाती थी। सिमिलरली इसी सेम तरीके से अगर हमने वार्प यार्न ज्यादा रिलीज कर दिया तो शेड जो एक प्रॉपर पोजीशन में होता है वो सही ढंग से ओपन नहीं हो पाएगा, उसके अंदर धागे लूज होंगे, शटल उसके अंदर फंस जाएगी, वीविंग रुक जाएगी। लेकिन अगर वीवर्स बीम यार्न छोड़ नहीं रही है लेकिन टेकअप रोलर उसे खींचे जा रहा है, यहां से खींचता जा रहा है, तो उस केस में धागे टूट जाएंगे, वार्प यार्न डैमेज हो जाएंगे, तो भी वीविंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना वार्प यार्न बैक बीम से रिलीज हो रहा है उतना ही फैब्रिक यहां पर बनने के बाद वाइंड होना चाहिए, तभी हमारी वीविंग सही ढंग से काम करेगी, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमारी वीविंग कंटिन्यूअस होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब बात करते हैं थर्ड मोशन, तीसरे मोशन, ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलरी मोशन लूम के लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होते हैं। ये मोशन फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, लूम की प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे फैब्रिक में डिफेक्ट कम से कम आए, उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो और हमारी लूम कम से कम रुके, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके, इसलिए इन मोशंस का यूज किया जाता है। तो ऑक्सिलरी मोशन भी 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला मोशन है वार्प स्टॉप मोशन, दूसरा मोशन है वेफ्ट स्टॉप मोशन और तीसरा मोशन है वार्प प्रोटेक्टर मोशन। ये तीनों मोशन लूम को मोर ऑटोमेटिक बनाते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं और लूम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं।
तो सबसे पहला मोशन है वार्प स्ट्रोक मोशन। इस मोशन के नाम से ही पता लग रहा है वार्प स्ट्रोक, मतलब जब बैक बीम से वार्प यान आ रहे हैं, अगर कोई भी वार्प का यान अगर मिस है, एक भी वार्प का धागा अगर कम है, या वार्प का धागा किसी वजह से टूट गया है, ब्रेक हो गया है, स्ट्रेंथ की वजह से, लूम की वजह से, किसी भी रीजन से वार्प का धागा मिसिंग है, तो ये मोशन लूम को स्टॉप कर देता है। दूसरा मोशन है वेफ्ट स्टॉप मोशन। इसमें वेफ्ट, अगर वेफ्ट का धागा, मान लीजिए शटल के अंदर वेफ्ट होता है, वो वेफ्ट खत्म हो गया है, तो वेफ्ट का धागा एब्सेंट है, या वेफ्ट का धागा टूट गया है पीछे पैकेज से, मान जिन लूम के अंदर शटल का यूज नहीं होता, तो वेफ्ट का धागा अगर टूट गया है, मतलब किसी भी रीजन से अगर वेफ्ट का धागा लूम के अंदर नहीं है, तो लूम को स्टॉप करने के लिए जो मोशन यूज होता है उसे बोलते हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन। वेफ्ट की एब्सेंस में लूम को स्टॉप करने वाले मोशन को वेफ्ट स्टॉप मोशन कहा जाता है। तीसरा मोशन है वार्प प्रोटेक्टर मोशन, जो वार्प को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। शटल लूम के अंदर शटल एक साइड से चल पड़ती है, लेकिन दूसरी साइड तक नहीं पहुंच पाती। इस बॉक्स के अंदर शटल है, ये शटल चल पड़ी, लेकिन किसी भी रीजन से शटल के व्हील डैमेज है, या शटल का सरफेस खराब हो गया है, या वेफ्ट की वजह से, या किसी भी और कारण से शटल यहाँ पर आकर रुक गई है, पूरा उसने क्रॉस नहीं किया शट को, उस केस में क्या होता है कि रीड आगे आती है बीटअप के लिए, और शटल बीच में ट्रैप हो जाती है, जिससे वार्पियान रीड का डैमेज और शटल का डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए जो मोशन यूज किया जाता है वो वार्प प्रोटेक्टर मोशन होता है। ये मोशन शटल की प्रेजेंस को सेंस करता है कि शटल अगर यहाँ से चली है और यहाँ नहीं पहुंचती है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और लूम को स्टॉप कर देता है, जिससे हम उस डैमेज को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर वो डैमेज होता है तो रीड डैमेज हो सकती है, वार्पियन डैमेज हो सकते हैं, शटल डैमेज हो सकती है, जिसको रिपेयर करने में 2-3 घंटे या उससे ज्यादा का भी टाइम लग जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन डाउन हो सकती है, लूम की एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। इसलिए वो मोशन जिसके अंदर वार्पियन को डैमेज होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं, उस मोशन को वार्प प्रोटेक्टर मोशन कहा जाता है। अब अगर वार्प स्टॉप मोशन अगर हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारे फैब्रिक के अंदर मिसिंग एंड डिफेक्ट आ सकता है। जैसे हम कोई फैब्रिक, कई बार आपने देखा होगा, कोई फैब्रिक लेते हैं तो उसके अंदर एक झिरी दिखाई देती है पतली सी, कोई धागा मिसिंग होता है जिसकी वजह से वो डिफेक्ट आता है। वो वार्प स्टॉप मोशन अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो डिफेक्ट आता है। दूसरा डिफेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें एक मिसिंग वेफ्ट दिखाई देता है। यही झिरी कई बार विड्थ वाइज दिखाई देती है, इस डायरेक्शन में दिखाई देती है, तो वेफ्ट स्टॉप मोशन अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है। इसलिए ये मोशन हेल्प करते हैं फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, डिफेक्ट्स को रोकने में, और लूम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। तो ये थे प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलरी मोशन, जो हम लूम के अंदर वीविंग करने के लिए यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बोल सकते हैं। मैं रिप्लाई करता हूं हर एक कमेंट का, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट दूर कर सकूं। इससे रिलेटेड जो भी रिटन मटेरियल आपको चाहिए वो आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org से ले सकते हैं। उस वेबसाइट पे आपको टेक्सटाइल के दूसरे टॉपिक्स के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।